मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति तैयार है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नेताओं की जिम्मेदारी जवाबदेही तय कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सैनी मैनपुरी में डेरा डालेंगे, ये खबर मिल रही है। सहयोगी दल के नेता और मंत्री भी प्रचार करेंगे, ये भी जानकारी है। मैनपुरी की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है उनमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा, यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य का नाम शामिल है। और कौन कौन है इसमें शामिल, चलिए हम समझते हैं हमारे सहयोगी अनुभव से। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है, किसके किसके कंधों पर कहां की जिम्मेदारी है? देखिए, बिल्कुल बहुत हम कहें तो बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति तैयार की है, महत्वपूर्ण रणनीति है। मैनपुरी के लिए खास है, अलग है, रामपुर के लिए अलग है और खतौली के लिए अलग है। मैनपुरी की अगर बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से पूरा यादव परिवार अब एक साथ प्रचार कर रहा है, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, हम कहें धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, तो वहाँ मैनपुरी के लिए बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, यानी भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और धर्मपाल सैनी महामंत्री संगठन तो 20 तारीख के बाद वहाँ डेरा डालेंगे। मुख्यमंत्री वहाँ जनसभाएं करेंगे, दोनों डिप्टी सीएम जाएंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को लगाया गया है, बीएल वर्मा को वहाँ लगाया गया है, बेबी रानी मौर्य को लगाया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के जो अन्य मंत्री हैं, असीम अरुण है, उनको लगाया गया है। तो एक पूरी लंबी लिस्ट है जिनकी वहाँ पर तैनाती। अच्छा अनुभव, इस लिस्ट को देख करके क्या समझ में आ रहा है कि किन बातों को ध्यान में रख करके ये जिम्मेदारी बांटी गई होगी? देखिए, बिल्कुल, एक तो ये देख कौन उस क्षेत्र में खासतौर से जाता रहा है, किसका वहाँ पर क्या प्रभाव है। अब जैसे आप जयवीर सिंह की बात करिए तो खुद मैनपुरी के मंत्री सदस्य विधायक हैं, उनकी वहाँ पर विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा आप सुब्रत पाठक की बात करिए, कन्नौज से वो सांसद है, डिम्पल यादव को चुनाव में हराया था 2019 में, और लगातार इस तरीके से अगर हम कहें चाहे अखिलेश। ठीक है अनुभव, अब देखना ये होगा कि जब सबकी जवाबदेही तय हो गई है, जब सबके कंधों पर जिम्मेदारी दे गई है प्रचार प्रसार की, तो कौन कहां से कैसे कैसे प्रचार करता है और किस मंच से कौन कौन सी बातें निकल करके सामने आती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। खबर अब्बास अंसारी से जुड़ी है। ईडी की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास को गिरफ्तार किया था। अब्बास 5 नवंबर से ईडी की कस्टडी में है, मगर अब ईडी अब्बास की और कस्टडी नहीं मांगती है तो अब्बास की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है। तो आज अब्बास को लेकर के कोई ना कोई अपडेट आनी है। देखना यह होगा कि ईडी ने जो रिमांड मांगी है, क्या उससे मिले जवाब, सवाल जवाब से संतुष्ट है, आगे की रिमांड नहीं मांगती है ईडी, ये देखना होगा, या फिर जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी अब्बास की ओर से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई सारे तथ्य खुल करके सामने आए थे। ईडी को बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले थे और ईडी अपने रिमांड में लेकर के लगातार सुबह विधायक अब्बास अंसारी से जवाब तलब कर रही थी, जिसमें आज का दिन अहम होगा। ईडी और आगे रिमांड मांगती है या फिर आज जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, उनके पास ज्यादा जानकारी है। और मोइन, आज के दिन किस तरीके की इंटरनल अपडेट आ रही है, अंदर खाने से क्या जानकारी आ रही है? ईडी को और रिमांड चाहिए होगी या फिर जमानत अर्जी दाखिल कर सकेंगे अब्बास? देखिए, बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी ने 4 नवंबर को अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था और 5 नवंबर से वो अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी रिमांड में है। ईडी को पहली कस्टडी रिमांड 7 दिन के मिले थे और दूसरी कस्टडी रिमांड 6 दिनों के मिले थे। आज ईडी की टीम अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन बहुत संभव है कि ईडी की टीम आज एक बार फिर से अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग कर सकती है कोर्ट से। अब देखना यह होगा कि कोर्ट ईडी की इस मांग को मंजूर करती है कि नहीं, और उसमें सबसे अहम यह होगा कि ईडी की तरफ से क्या कुछ तथ्य दिए जाते हैं, क्या कुछ आधार दिया जाता है। अदालत को यह बताना होगा कि ईडी क्यों अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड और चाहती है, और अगर ईडी कस्टडी रिमांड नहीं मांगती है या ईडी की तरफ से ईडी की जो मांग होगी अगर कोर्ट उसे मंजूर नहीं करती है तो निश्चित तौर पर अब्बास अंसारी की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी। तो देखना यह होगा कि अगर अब्बास अंसारी की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की जाती है तो अब्बास अंसारी को बेल मिलती है या फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके के संगीन आरोप हैं अब्बास अंसारी के ऊपर, उसमें तुरंत जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ईडी की कस्टडी रिमांड नहीं बढ़ती है तो अब्बास अंसारी को निश्चित तौर पर जेल जाना पड़ेगा। तो अब्बास अंसारी प्रयागराज में ईडी के इसी दफ्तर में रखा गया है, यहीं पर
पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब्बास अंसारी के मामा सरजील रजा भी यहीं पर रखे गए हैं। कई बार दोनों का आमना सामना कराया गया है। कुछ और करीबी लोगों, रिश्तेदारों को भी समन जारी किया गया था, उनसे भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। और ईडी के सूत्रों का यह दावा है कि अब्बास अंसारी से पूछताछ में तमाम चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं, तमाम सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। कुछ बैंक के कर्मचारियों से भी आमना सामना कराया गया है और इसी आधार पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि ईडी की टीम अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड एक बार फिर से बढ़ाए जाने की अपील कोर्ट से बिल्कुल मोइन, देखना ये होगा कि कोर्ट इसे मंजूर करेगा। बिल्कुल वही जो बात आप कह रहे हैं कि कोर्ट इसे मंजूर करेगा, किस आधार पर रिमांड और बढ़ाई जाए ये साबित करना होगा ईडी को, नहीं तो फिर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं अब्बास की, ये भी दिखाई दे रहा है फिलहाल। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। तीनों ही सीट पर सियासी दांव पेच की आजमाइश चल रही है। चुनावी रणनीति से पार्टियां विरोधियों को मात देने की कोशिश में हैं। आज की बात करें तो रामपुर, मैनपुरी, खतौली सीट पर कुछ न कुछ सियासी हलचल रहने ही वाली है। बात रामपुर से शुरू करते हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी की अर्जी पर आजम खान के वोट का अधिकार छीन लिया गया है। इसके अलावा कई और हलचल हैं जिसकी जानकारी रामपुर से उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी देंगे। तो हम आपको बताते चले कि आज इन तीनों सीट पर एबीपी गंगा पर आपको पूरे दिन की अपडेट मिलती रहेगी, जिसकी शुरुआत हम कर दे रहे हैं सुनो यूपी से, क्योंकि अब जो ये वक्त है, इसी वक्त खाका बन करके जो तैयार है उसे क्रियान्वित करने का वक्त आ जाता है। पहले से जो बनी बनाई रणनीति होती है उसे लेकर के आज पार्टियां कैसे सक्रिय होंगी ये दिखाई देंगे। मैनपुरी से हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय हैं, तो वही खतौली सीट से सनुज रिपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारे तीनों सहयोगी बारीक निगाहें बनाए हुए हैं तीनों सीट की हो रही हलचलों पर। रामपुर से शुरुआत कर लेते हैं, सहयोगी उबैदुर के पास चलते हैं। उबैदुर, आज का दिन किस तरीके से दांव पेच भरा रहने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं रामपुर में? देखिए स्नेहा, मैं आपको बता दूं कि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कराना चाहते हैं वो आज कराएंगे। हालांकि जो मुख्य पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रत्याशियों ने कल ही करा लिया है, लेकिन कुछ और कैंडिडेट चाहे वो निर्दलीय के रूप में हो, क्योंकि जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी के एक बागी नेता ने पर्चा खरीदा था मुन्ना मशकूर ने, वो भी आज नॉमिनेशन करा सकते हैं। एक और डॉक्टर है वो करा सकते हैं निर्दलीय के रूप में। तो ये जो प्रत्याशी हैं उनके लिए आज आखिरी दिन है कि वो नॉमिनेशन अपना करा सकते हैं। दूसरी तरफ आजम खान का जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर, तो ये समाजवादी पार्टी के नेता भी इस पर आज हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि आजम खान का वोट जो है अब हटा दिया गया है लिस्ट से उनका नाम, और वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो इसको लेकर के राजनीतिक हमला समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है। वहीं जितने भी प्रत्याशी हैं वो आज जो आखिरी दिन है, अगर किसी को नॉमिनेशन कराना है नॉमिनेशन करा सकता है। और उसके साथ ही जो मुख्य पार्टियां हैं उसके नेताओं ने तो अपना जो प्रचार है, कैंपेनिंग है, वो शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी है उसके बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन इस बार की जो रामपुर की राजनीतिक लड़ाई है वो आजम खान के बगैर हो रही है। आजम खान चुनावी मैदान में नहीं है, आजम खान के बगैर हो रही है ये बात, लेकिन किसी से नहीं छुपी हुई है कि रामपुर की आबो हवा में आजम का इम्पैक्ट हमेशा से रहा है। और इस बार भले वो वोट ना दे, कैंडिडेट ना हो, लेकिन कैंडिडेट उनका है, उसके प्रचार प्रसार में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भी सबके बात सामने समझ में तो आती ही है, देखते हैं तस्वीरें कैसी आती है। तो उबैदुर हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या दिखाई दे रहा है? क्या पार्टी लामबंद होकर के आजम का साथ देगी? उबैदुर, ये बात समझ में आ रही है कि रामपुर की रणभूमि को और दिलचस्प बनाएंगे अगर समाजवादी पार्टी से और भी लोग आते हैं, डेरा जमाते हैं और आजम को मजबूत करने की कवायद करते नजर आते हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उसके कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव और फाउंडर मेंबर आजम खान से वोट का अधिकार छिन गया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा झटका जो है, और चुनावी मैदान में जब भाजपा के नेता भाषण देंगे, वोटरों से बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि वो व्यक्ति जिसको अदालत से सजा हो गई है, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो उसके नाम पर, उसके कहने पर वोट क्यों देंगे आप? तो इस दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसको विक्टिम कार्ड बना सकती है, इसको मुद्दा बना सकती है कि आजम खान का ही वोट क्यों वोटर लिस्ट से हटाया गया है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको सजा हुई है, क्या उनके नाम भी वोटर लिस्टों से हटाए गए? तो इस पर राजनीति होना जाहिर सी बात है, बहुत संभव है कि इस पर राजनीति हो रामपुर में।
लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि पहले उसके नेता को सजा होती है, उसके बाद उसका नेता चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जनता आजम खान कोई नया चेहरा नहीं है, वहां के लोगों के बीच में वो वोट दें या ना दें, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सिंबल का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, इस चीज को कैसे बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी और वो क्या रामपुर की जनता सच मानेगी, ये तमाम चीजें हैं जो बहुत दिलचस्प भी बना रही हैं इस पूरे रण को उपचुनाव के। चलिए आगे बढ़ेंगे, उबैदुर आप हमारे साथ बने रहें और हम बात कर लेते हैं चाचा शिवपाल की। आशीर्वाद मिलने के बाद अखिलेश यादव मिशन मैनपुरी पर लग गए हैं। अखिलेश यादव आज अपने विधानसभा क्षेत्र करहल में बूथ प्रभारियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पूर्व विधायक सोब्रन सिंह यादव, पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र यादव और पूर्व एमएलसी अरविंद प्रताप सिंह, एमएलसी मुकुल यादव सहित तमाम सपा और प्रसपा के पदाधिकारी नेता शामिल होंगे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य की बात करें तो आज शिवपाल यादव के गढ़ जसवंत नगर में जनसंपर्क करने वाले हैं। तो आज देखिए अब सस्पेंस हट चुका है, अब किसी तरीके के मनमुटाव की कोई खबर नहीं है। तस्वीर दोनों ही साइड से क्लियर है। एक तरफ रघुराज शाक्य की बात करें तो वो आज जसवंत नगर से ही प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि घर है समाजवादी पार्टी का। उसी घर से हमारे सहयोगी अगर हम बात करें बने हुए हैं नितिन उपाध्याय, और उन्हीं का रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन प्रचार प्रसार के लिए कैसा दिन है, वहां की आबो हवा में किस तरीके की सियासी हलचल आप महसूस कर पा रहे हैं नितिन? देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, पूरी ताकत इस लोकसभा उपचुनाव में दोनों पार्टियों ने झोंक दी है। और आज जिस तरीके से अब जो तस्वीर साफ हो चुकी है, शिवपाल यादव ने भी कल ट्वीट किया, कहा कि जिस बाग को नेताजी ने सींचा उस बाग को अब हम खून पसीने से सींचेंगे। तो जो कार्यकर्ताओं में जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, जनता में कन्फ्यूजन की स्थिति थी, वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि चाचा और भतीजा एक हो चुके हैं, मिलकर अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में वो उतर चुके हैं। कल एसएस मेमोरियल कॉलेज में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, सैफई, ताखा, बरसेहर ब्लॉक के तमाम कार्यकर्ताओं को से कहा था कि पूरी ताकत से जुट जाइए और इस उपचुनाव को बहु डिम्पल को जिताना है। तो आज करहल में एक नुक्कड़ सभा को अखिलेश यादव संबोधित करने वाले हैं और उसमें सोबरन सिंह यादव से लेकर अरविंद यादव और तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इसमें साथ रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए, बूथ मैनेजमेंट से लेकर जनता के बीच मैसेज, संवेदना, सहानुभूति और विकास का जो कहा जाए एक मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी अभियान में तेजी ला दी है। आज विधानसभा बार उनके कहा जाए चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन होना है और जसवंत नगर, जहाँ से खुद रघुराज शाक्य आते हैं, जो एक दौर में शिवपाल सिंह के राइट हैंड थे और अपना अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो वहीं जसवंत नगर में आज वो चुनाव प्रचार करेंगे। अच्छा, बीजेपी ने बीजेपी के सीनियर लीडर से बात करने पे ये पता चलता है, वो कहते हैं कि क्या उन्हें समाजवादी पार्टी को उपचुनाव के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिला कि बहू का नाम तो लेते हैं लेकिन साथ में कहते हैं कि वो उत्तराखंड से आती हैं। क्या पार्टी का कोई खांटी कार्यकर्ता नहीं बचा था जिसे मैदान में उतारते? बहरहाल ये बातें होती रहेंगी, लेकिन प्रचार अभियान कैसे आगे बढ़ेगा इस पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। एबीपी गंगा के दर्शक सटीक तस्वीर देखेंगे लगातार पूरे दिन। बात कर ले खतौली उपचुनाव की तो ये ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है कि रालोद प्रत्याशी के नामांकन पर शिकायत दर्ज हुई है, जिसमें नामांकन खारिज करने की मांग की गई है। इस मामले में आज इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ सुनवाई होनी है। एडवोकेट शिवराज त्यागी ने रालोद प्रत्याशी मदन भैया का नामांकन खारिज करने की मांग की है। तो देखिए एक नया पेच दिखाई दे रहा है, जहां सपा रालोद के गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया के नाम को लेकर के इस वक्त दांवपेच है। कानूनी दांवपेच इसलिए है क्योंकि इस पूरे मामले पर एडवोकेट शिवराज त्यागी ने रालोद प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन को खारिज करने की मांग की है। जाहिर तौर पर उनके पास कुछ दस्तावेज होंगे, कुछ पेपर उनके हाथ लगे होंगे, इसी आधार पर वो इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं। लेकिन ये मांग कैसी है, कैसे पूरी हो सकती है या नहीं है, इसके दांवपेच क्या है, समझते हैं। हमारे सहयोगी सनुज का रुख करते हैं। सनुज, जरा ये बताइए कि एडवोकेट के यहाँ आज जो ये सुनवाई होनी है, किस आधार पर एडवोकेट शिवराज त्यागी को लगता है कि नामांकन खारिज किया जाना चाहिए? देखिए, खतौली की रणभूमि में सियासी दांवपेच तो चल रहे हैं, लेकिन कानूनी दांवपेच भी आ गए हैं। जो एडवोकेट हैं और बीजेपी के नेता हैं
शिवम त्यागी जिन्होंने ये शिकायत की है, उनका ये कहना है कि जो मदन भैया ने जो शपथ पत्र दिया है उस शपथ पत्र में कई त्रुटियां हैं और कई जो मेन खास बिंदु थे उनको छिपाया गया है। देखिए, प्रारूप 26 का जो नियम 4K है, वो 4K में जो नोटरी कराई गई उस नोटरी पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि जो तमाम पेज हैं उन पर किसी पर ना तो तारीख डाली गई है और सिर्फ अंतिम पेज पर तारीख डाली गई है, और जो प्रारूप 26 है उस प्रारूप 26 में जब कॉलम बंद होने के बाद जो छोटी मोहर है वो लगाई जाती है, तो वो मोहर भी नहीं लगाई गई है। जो आपराधिक इतिहास की बात हो या संपत्ति के ब्यौरे की बात हो, उसको भी पूरी तरीके से नहीं दिया गया। इस तरह के जो तमाम आरोप हैं वो एडवोकेट और बीजेपी नेता शिवराज त्यागी ने लगाए हैं, और इसी को लेकर उन्होंने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं जीत सिंह राय के यहाँ पर उन्होंने शिकायत की है, और जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनका पर्चा निरस्त करने की मांग की है। देखिए, सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, बीजेपी की बात हो या राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी की बात हो, दोनों ने चुनावी अभियान को लेकर ताकत झोंक रखी है। लेकिन अचानक से ये कि मदन भैया का पर्चा निरस्त कर दिया जाए, उनके पर्चे में तमाम खामियां हैं, रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत, तो आज का दिन खतौली के लिए कहीं ना कहीं अहम है। सबकी नजरें टिकी हुई है। अब रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे। चूंकि जो शिवराज त्यागी उनकी तरफ से लिखित शिकायत करके तमाम जो प्रारूप है उनका हवाला दिया गया है, तमाम जो त्रुटियां हैं उनका हवाला दिया गया है, और उसी आधार पर जो मदन भैया है राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी, उनका पर्चा निरस्त करने की मांग की गई है। अब ये देखना होगा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर सुनवाई करेंगे तो जो प्रारूप है उनमें कोई त्रुटियां हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी मोटी त्रुटियां हो और उनका कोई हलफनामा या कोई शपथ पत्र दोबारा से लिया जा सके, या कोई इतनी बड़ी त्रुटियां हैं कि पर्चा निरस्त करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज खतौली और मुजफ्फरनगर की सियासत में गूंज रहे हैं, जिन पर हो सकता है कि दोपहर तक जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाए। लेकिन अचानक से जिस तरीके से जहां तमाम चुनावी दावपेच यहां पर चल रहे थे, और ऐसे में मदन भैया के पर्चे को निरस्त करना, उनके पर्चे में खामियां बताना, उनके पर्चे को निरस्त करने की मांग कर देना कि मदन भैया के पर्चे में इतनी खामियां हैं कि उसको निरस्त कर दिया जाए। अब रिटर्निंग ऑफिसर का अपना विवेक होता है कि जो त्रुटियां यहां एडवोकेट की तरफ से दी गई है, शिवराज त्यागी की तरफ से जो आधार बता रहे हैं, उस पर सुनवाई होनी है। क्योंकि मदन भैया पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और अब इस उपचुनाव में उनके पर्चे में जिस तरीके की खामियों का जिक्र किया गया है, क्या वो छोटी मोटी त्रुटि है या फिर बड़ी, ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो हमारे 3 सहयोगियों के इस कैमरे से आपने ये देखा, और ये जो जानकारी आ रही है कि तीनों ही सीट पर सियासी पारा काफी हाई है, और आज के दिन भी तीनों ही सीटों पर काफी हलचल रहने वाली है, और इन सभी हलचलों से हम आपको रूबरू कराएंगे, चाहे रामपुर की बात कर ले, चाहे मैनपुरी की बात कर ले, चाहे खतौली की। शुक्रिया वैदुर, शुक्रिया नितिन, शुक्रिया सनुज तमाम जानकारी के लिए। आने वाले वक्त में कैसे तस्वीरें बदलेंगी उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।